नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीपीवाई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद। इनके सब्जेक्टिव प्रश्न को सरल तरीके से समझेंगे। यह दूसरा भाग है। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, इटली के एकीकरण में गिरिबाल्डी के योगदान का वर्णन करें। यह प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो इटली के एकीकरण में गिरिबाल्डी का क्या योगदान है, इनको ध्यान से समझते हैं। तो गिरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में नीस शहर में हुआ था और पैसे से गिरिबाल्डी एक नाविक था। वह इटली को तलवार के बल पर एकजुट करना चाहता था, अर्थात मेजली संगठन से जुड़कर युवा इटली का सदस्य बन गया और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने एक सेना का गठन किया जिसे कहते हैं लाल कुर्ती सेना। अर्थात लाल कुर्ती सेना का संगठन किसने किया था? गिरिबाल्डी ने। इसके बाद गिरिबाल्डी ने अपनी सेना के साथ सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। वहाँ जनता ने उनका साथ दिया। सिसिली और नेपल्स की जो जनता थी उनका सपोर्ट मिला गिरिबाल्डी को। उन्होंने रोम पर भी हमला करने की योजना बनाई, लेकिन काबुल के विरोध के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण इटली में जीते गए क्षेत्रों को राजा विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया और अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। गिरिबाल्डी ने जो भी संपत्ति अपने जीवन में अर्जित किया वह राष्ट्र के नाम से समर्पित कर दिया। इसके बाद वह अपने द्वीप परेरा चला गया। तो इस प्रकार गिरिबाल्डी की वीरता, देशभक्ति और संघर्ष ने इटली के एकीकरण में अहम योगदान दिया। आगे प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? यानी बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की जो भूमिका थी वह अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 19वीं शताब्दी का महान नेता बिस्मार्क कुशल कूटनीतिज्ञ माना जाता था। बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में एक कुलीन परिवार में हुआ था। वह प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी को एकीकरण करना चाहता था। यानी प्रशा का नेतृत्व करने के बाद वह जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। 1861 ईस्वी में विलियम प्रथम प्रशा का सम्राट बना और उसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री अर्थात चांसलर नियुक्त किया। दोनों ने मिलकर, यानी विलियम प्रथम और बिस्मार्क दोनों ने मिलकर जर्मनी को शक्तिशाली बनाने की योजना बनाई। इसके बाद बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाई, अर्थात उसने सेना और युद्ध के बल पर जर्मनी के एकीकरण का मार्ग चुना। और जब रक्त और लोह की नीति अपनाई तो उन्होंने कुछ युद्ध भी किए, जिनमें डेनमार्क का युद्ध था जो 1864 ईस्वी में हुआ था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण किया, जिससे डेनमार्क पराजित हुआ और उसे दो प्रांत यानी जर्मनी के अधीन आ गया। कौन? तो डेनमार्क। इसके बाद दूसरा युद्ध प्रशा और ऑस्ट्रिया का युद्ध था। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था, तो बिस्मार्क ने कूटनीति से उसे अकेला कर दिया और सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इसके बाद उत्तर जर्मनी संघ की स्थापना हुई। तीसरा युद्ध प्रशा और फ्रांस युद्ध। तो फ्रांस जर्मनी के कुछ राज्यों का संरक्षक था। फ्रांस जर्मनी के कुछ राज्यों का संरक्षक था। तो 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस पराजित हो गया। इसके बाद दक्षिण जर्मन राज्य भी प्रशा से जुड़ गया। तो इस युद्ध के बाद परिणाम क्या हुआ
कि 1871 ईस्वी में वर्साय के महल में विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया और इस प्रकार बिस्मार्क की कूटनीति, दृढ़ इच्छा शक्ति और युद्ध नीति के कारण जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। आगे प्रश्न है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव अर्थात परिणाम की चर्चा करें। तो राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? पहला कारण था फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचार फैले, जनता में जागरूकता हुई और राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। किसके कारण? तो फ्रांसीसी क्रांति कारण, जो 1789 में हुई थी। दूसरा प्रमुख कारण था नेपोलियन के आक्रमण। नेपोलियन ने यूरोप के कई देशों में शासन किया। उनके सुधारों और युद्धों से लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना का उजागर हुआ। राष्ट्रीय एकता की भावना जगी। किनके कारण? तो नेपोलियन के आक्रमण के कारण। तो ये भी दूसरा पॉइंट था राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अगला कारण है औद्योगिक क्रांति। उद्योग और व्यापार के विकास में आर्थिक प्रगति हुई, जिससे लोगों को आपसी संपर्क बढ़ा और राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। तो ये था राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अब राष्ट्रवाद के परिणाम क्या थे? तो राष्ट्रवाद के परिणाम में पहला पॉइंट है राष्ट्रीय एकीकरण। तो राष्ट्रवाद के परिणाम के स्वरूप जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव हुआ। समानता की स्थापना यानी समाज में बराबरी का भाव बढ़ा और आम लोगों को सामाजिक स्थान मिला। और तीसरा पॉइंट लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी निरंकुश राजतंत्र की जगह संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। आगे प्रश्न है, इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन थी? शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इटली के एकीकरण में कई प्रमुख बाधाएं थी, जो इस प्रकार थी। पहली बाधा थी भौगोलिक स्थिति। तो इटली पर्वतों और समुद्रों से घिरा हुआ था, जिससे राज्यों का आपसी संपर्क और एकता कठिन हो जाती थी, जिसके कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पाता था। दूसरा प्रमुख कारण था पोप का राज्य। तो मध्य इटली में पोप का प्रभाव था और पोप का विरोध करने से यूरोप के समस्त कैथोलिक जनता नाराज हो जाती। अगर पोप का विरोध किया होता तो समस्त जो कैथोलिक जनता थी वह नाराज हो जाती। तो इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से यह एकीकरण काफ़ी समस्या भरी थी। तीसरा पॉइंट है इटली के एकीकरण में राजनीतिक विभाजन। तो इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इन राज्यों में जो जनता थी इनमें आपसी फूट और राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। अगला पॉइंट है विदेशी हस्तक्षेप। तो इटली के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधा विदेशी हस्तक्षेप भी था, क्योंकि इटली के मामलों में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र हस्तक्षेप करते थे और इनका उद्देश्य था कि इटली का एकीकरण न हो। जनता की स्थिति। तो इटली की जनता अशिक्षित, निर्धन और पिछड़ी हुई थी और उनमें राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आवश्यक जागरूकता और संगठन शक्ति का अभाव था, जिसके कारण इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पा रहा था। आगे प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक बहुत ही प्रतिक्रियावादी था और उसने जर्मनी के एकीकरण की हर कोशिश को दबाने की कोशिश की। इसके कारण जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और भी मजबूत हुई। मेटरनिक के गिरने के बाद यानी इसकी सत्ता जाने के बाद बिस्मार्क ने कूटनीति और युद्ध की मदद से ऑस्ट्रिया को पराजित किया, जिससे जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। आगे प्रश्न है नेपोलियन को राजनीतिक राष्ट्रवाद का मसीहा क्यों कहा जाता है? तो नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई।
उसने राजनीतिक राष्ट्रवाद का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने जर्मनी और इटली के छोटे छोटे राज्यों को एक संगठित रूप दिया। नेपोलियन के आक्रमण से लोगों में अपनी मातृभूमि और संस्कृति के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय भावना जगी और जर्मनी में उसने 300 छोटे राज्यों को मिलाकर 39 बड़े राज्यों का एक संघ बनाया, जिससे जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगी। इस तरह उसके कामों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में मदद की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।